हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो एंड लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उन सबको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत और इजराइल को लेकर। पिछले कल हमने आपको बताया था कि इजराइल भारत के 10,000 लोगों को जॉब्स ऑफर करके अपने साथ इजराइल ले जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो गई है और 64 भारतीय वर्कर्स का पहला बैच इजराइल पहुंच भी गया है। अब देखा जाए तो इजराइल अभी भी युद्ध से गुजर रहा है, एक तरफ हमास के साथ, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, और अब इजराइल का ईरान के साथ भी एक नया कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है। इस वजह से भारत सरकार ने इजराइल से अपने वर्कर्स को लेकर कुछ बोला है। भारत के विदेश मंत्रालय ने पिछले कल बोला कि हमने इजराइल की सरकार को कहा है कि भारत के जो भी वर्कर्स को वो नौकरी देकर अपने देश साथ ले जा रहे हैं, उन सबकी सेफ्टी और सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाए। इन सबको सुरक्षित रखने के लिए प्रॉपर स्टेप्स उठाए जाएं और सबको ऐसी जगह नौकरी दी जाए जहां पर हमले का खतरा ना हो और वहां पर बस इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत की सरकार भारत के नागरिकों की सिक्योरिटी को बहुत ही गंभीरता से लेती है। वैसे आई होप कि सारे भारतीय इजराइल में सेफ रहे। अब ज्यादा घबराने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि इस समय भी भारत के 18,000 नागरिक अभी भी इजराइल में वर्क वीजा के ऊपर वहां पर नौकरी कर रहे हैं। अगर इतना ज्यादा खतरा होता तो वो लोग भी कब के भारत वापस आ गए होते। आज की दूसरी अपडेट आ रही है हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर को लेकर। रिसेंटली हमने देखा है कि रशिया यूक्रेन से लेकर इजराइल, यमन, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और दुनिया के कई सारे रीजन्स पे कॉन्फ्लिक्ट्स और सिविल वॉर्स हो रहे हैं। ऐसे में ऑब्वियस है कि इन सब रीजन्स पे जो भी भारतीय लोग हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भारत सरकार की एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। इसी को लेकर जयशंकर सर की एक स्टेटमेंट सामने आई है। जयशंकर सर ने कहा है कि भारत के जो भी लोग बॉर्डर छोड़कर दुनिया के किसी भी देश में बाहर जाते हैं, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ और ये ध्यान में रखो कि भारत सरकार आप सभी लोगों के साथ खड़ी है। हमने यूक्रेन में 90 फ्लाइट्स ऑपरेट की थी, जबकि कई देशों ने अपने नागरिकों को अपने हाल के ऊपर ही छोड़ दिया था। वहीं कुछ देशों ने तो बस 3-4 फ्लाइट्स ऑपरेट की थी। जयशंकर सर ने कहा कि अगर आप पिछले 10 सालों को देखें तो नेपाल में भूकंप आया, यमन में युद्ध हुआ, सूडान, गाजा, तालिबान ने अफगानिस्तान तक को कैप्चर कर लिया, लेकिन हमने अपने देश के लोगों को पीछे कभी नहीं छोड़ा, सभी को इवैक्यूएट किया। इसलिए आप निश्चिंत होकर भारत से बाहर जाओ, क्योंकि भारत की सरकार आपके लिए पूरी तरह से खड़ी है। आज की तीसरी अपडेट आ रही है असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर। रिसेंटली चाइना ने अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम चेंज करके उनके नए चाइनीज नामों की घोषणा की थी। पिछले 7 सालों में चाइना अरुणाचल प्रदेश की प्लेसेस के 4 बार नाम चेंज करके चाइनीज नामों की लिस्ट रिलीज कर चुका है। अब इसको लेकर असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने भारत सरकार को भी चाइना द्वारा कब्जाए तिब्बत की जगहों के नाम चेंज करके नए ज्योग्राफिकल नेमों की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को चाइना के साथ टिट फॉर टैट पॉलिसी के साथ चलना चाहिए, यानी जैसे को तैसा। अगर वो हमारे अरुणाचल प्रदेश की जगह के नाम चेंज कर रहे हैं तो फिर हमें भी तिब्बत के नाम चेंज करके नए नाम रिलीज करने चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या हमें भी तिब्बत के नए हिंदी नाम जारी करने चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। आज की चौथी अपडेट आ रही है लद्दाख से। इंडियन एयरफोर्स ने पिछले कल बताया है कि लद्दाख में ऑपरेशनल ट्रेनिंग के दौरान वहां पर एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी, जिस दौरान हेलीकॉप्टर को कुछ डैमेज भी पहुंचा है। इंडियन एयरफोर्स ने बताया है कि दोनों पायलट्स जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर रहे थे वो पूरी तरह से सेफ हैं और उन दोनों को नियरेस्ट एयरबेस के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने इस घटना को लेकर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए हैं, ताकि ये पता चले कि इमरजेंसी लैंडिंग क्यों करवानी पड़ी और जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को डैमेज हुआ है उसका एक्चुअल कारण क्या था। वैसे ये पहली बार हुआ है जब इंडियन एयरफोर्स को अपने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को इस तरह इमरजेंसी लैंडिंग करके ग्राउंड करना पड़ा हो। आपको याद दिला दूं कि साल 2015 में भारत ने अमेरिका से 22 की संख्या में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स और 15 की संख्या में चिनूक चॉपर्स परचेज किए थे, जिसके लिए हमने उस समय अमेरिका को $3 बिलियन पे किए थे। आज की 5वीं अपडेट आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर। यूएस ट्रेजरी की सीनियर ऑफिशियल एना मॉरिस इस समय भारत के दौरे पर है और उन्होंने इस दौरान भारत से रिक्वेस्ट की है कि भारत रशिया से जो भी क्रूड ऑयल आज की डेट में परचेज कर रहा है उसको हम $60 पर बैरल की प्राइस कैप में रहकर ही परचेज करें, ताकि व्लादिमीर पुतिन क्रूड ऑयल को बेचकर यूक्रेन के वॉर को जो फंड कर रहे हैं उसके लिए वो ज्यादा पैसा ना कमा पाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत को कभी नहीं रोका है कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल ना परचेज करे या फिर कम परचेज करे। इसके साथ ही एना मॉरिस ने यह भी कहा कि अमेरिका का मानना है कि भारत जब रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करके उसको भारत में लाकर रिफाइन करता है तो वो टेक्निकली रशियन ऑयल तो रहता नहीं है, इसलिए वो भारत के ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं लगाएंगे। वैसे अमेरिका की टोन अब थोड़ी सी चेंज हो गई है, जहाँ पर एक समय वो भारत को सैंक्शंस की धमकी देता था, आज वो भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है। आज की 6th अपडेट आ रही है भारत के अनियन एक्सपोर्ट्स को लेकर। भारत ने पिछले साल 2023 के दिसंबर महीने में प्याज के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था और कहा था कि भारत में लिमिटेड फसल और बढ़ती कीमतों के कारण अब हम दूसरे देशों को प्याज बिल्कुल भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद दुनिया के कई सारे देशों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई थी और उनको प्याज एक्सपोर्ट करने के लिए कहा था, लेकिन भारत सरकार ने दुनिया के केवल 5 देशों के लिए ही
अनियन एक्सपोर्ट का लाइसेंस ग्रांट किया है। यानी इस बैन के बावजूद भारत ने दुनिया के 5 देशों को प्याज एक्सपोर्ट किया है और ये 5 देश हैं बांग्लादेश, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जबकि दुनिया के बाकी किसी भी देश को अप्रूवल नहीं दिया गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 5 देश भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज की 7th अपडेट आ रही है टर्की के दुश्मन ग्रीस और भारत को लेकर। ग्रीस ने अनाउंस किया है कि उनके चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ऑफ द ग्रीक आर्म्ड फोर्सेस दिमित्रिस पोपिस अगले हफ्ते भारत के दौरे पर जाएंगे। ये दोनों देशों के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब दोनों देशों के हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स आपस में कोई मीटिंग करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीक मिलिट्री कमांडर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के साथ कुछ मीटिंग करेंगे और दोनों देश आपस में अपने सैन्य संबंधों को कैसे मजबूत कर सकते हैं, कौन कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज आगे चलकर स्टार्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा होगी। दोनों देशों की सरकारों ने तो डिप्लोमेटिक टाइज काफी पहले मजबूत कर लिए थे, लेकिन अब डिफेंस टाइज को मजबूत करने के लिए ये पहला स्टेप माना जा रहा है। रिसेंटली ग्रीस के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने मांग की थी कि टर्की को काउंटर करने के लिए ग्रीस की सरकार को भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स परचेज करनी चाहिए। हालांकि भारत ग्रीस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा या फिर नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है क्योंकि ग्रीस एक नाटो कंट्री है और क्या पता भारत के ग्रीस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने के ऊपर रशिया ऑब्जेक्शन करे, आपत्ति जताए। आज की 8th अपडेट आ रही है इजराइल, ईरान और भारत को लेकर। रिसेंटली ईरान ने सीरिया में स्थित ईरानियन एम्बेसी के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की थी जिसमें ईरान की मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स की मौत हुई थी। उस हमले के बाद ईरान ने इजराइल को धमकी दी थी कि वो भी इजराइल से प्रॉपर बदला लेगा और इजराइल को छोड़ेगा नहीं। इसलिए पिछले कल इजराइल ने भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में अपनी एम्बेसी को हाई अलर्ट के ऊपर डाल दिया है। साथ में इजराइल ने दुनिया भर में अपने एम्बेसडर्स और डिप्लोमेटिक स्टाफ को कुछ दिनों तक पब्लिक अपीयरेंसेस कम करने के लिए कहा है, यानी पब्लिक में आकर मीटिंग्स को अटेंड करना या फिर गैदरिंग को संबोधित करने से परहेज करने के लिए कहा है। वहीं पर भारत में इजराइल की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के ऊपर पहले भी कई सारे हमलों के अटेम्प्ट्स हुए हैं और हर बार ईरान के लिंक सामने आए हैं। ऐसे में भारत में जो इजराइल की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स हैं वहां पर भी इजराइल की सरकार ने हाई अलर्ट कर दिया है। देखा जाए तो ईरान और इजराइल दोनों देश भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये आपस में लड़ते रहते हैं। भारत सरकार के लिए इन दोनों में से किसी भी एक देश को चुनना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोग इनमें से कौन से देश को सपोर्ट करते हैं, इजराइल या फिर ईरान को? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की 9th अपडेट आ रही है साउथ कोरिया से। दुनिया के कई सारे देशों की पॉपुलेशन लगातार घट रही है। आजकल की नई जनरेशन शादियों में थोड़ा कम इंटरेस्टेड है और जो लोग शादियां कर भी लेते हैं वो बच्चे करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब सेम समस्या का शिकार साउथ कोरिया भी हो गया है और जो साउथ कोरिया से रिपोर्ट सामने आ रही है वो अपने आप में शॉकिंग है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च महीने में साउथ कोरिया के स्कूल्स में जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है उसमें फर्स्ट क्लास में एडमिशंस हो ही नहीं रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कोरिया के 157 स्कूल्स यानी कि 157 स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें इस साल फर्स्ट ग्रेड में एक भी स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं ली है, यानी कि 157 स्कूल्स में फर्स्ट क्लास पूरी तरह से खाली है, जबकि हजारों स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर फर्स्ट क्लास में 10 से भी कम बच्चे हैं। साउथ कोरिया का फर्टिलिटी रेट लगातार नीचे गिर रहा है, जिसके चलते माना जा रहा है कि साउथ कोरिया की आबादी आने वाले कुछ समय में आधी हो जाएगी। आज की 10th और लास्ट अपडेट आ रही है रशिया से। रशिया ने बहुत ही बड़ा यू टर्न मार लिया है। रिसेंटली रशिया में जो कंसर्ट हॉल के ऊपर हमला हुआ था उसमें ISIS के आतंकी शामिल थे और हमले के तुरंत बाद ISIS ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। इस हमले को लेकर रशिया ने पहले कहा था कि इसके पीछे इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों का हाथ है, लेकिन अब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अपनी बात से मुकर गए हैं। पुतिन ने पिछले कल एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि रशिया में सभी धर्मों के बीच सद्भाव और एकता है। न सिर्फ रशिया के अंदर बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी रशिया इस्लामिक वैल्यूज की रिस्पेक्ट करता है, इस्लाम का सम्मान करता है। ऐसे में ये तो पक्का है कि इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें रशिया में इतना बड़ा हमला कर ही नहीं सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामिस्ट आतंकी संगठन रशिया के ऊपर इसलिए हमला नहीं करेंगे क्योंकि रशिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस्लाम के मूल्यों की वकालत करता है। वैसे व्लादिमीर पुतिन पता नहीं क्यों इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, जबकि सबूत न सिर्फ रशिया बल्कि पूरी दुनिया के सामने है। अब ISIS रशिया के अंदर 2-3 और बड़े बड़े हमले करेगा, शायद तब जाकर उनको विश्वास होगा कि ये इस्लामिस्ट आतंकी संगठन कितने बेरहम है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको हमारी टॉप 10 अपडेट्स काफी पसंद आ रही हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे WhatsApp और Telegram ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हम अपनी हर एक वीडियो शेयर करते हैं।